नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक बड़ी पुरानी किताब की याद। असल में इस किताब पे मैं बार बार बात करना चाहता था, बस इसलिए टालता रहा कि लगा कि ये किताब आप में से बहुत सारे लोगों की निगाह से गुजरी होगी। लेकिन फिर ख्याल आया कि पुरानी किताबें भी, पढ़ी हुई किताबें भी पुरानी गलियों, पुराने शहरों, पुराने घरों की तरह होती हैं, जहां बार बार जाना अच्छा लगता है। आप वहां जाते हैं, अचरज के साथ देखते हैं कि अरे हिस्सा तो देखा ही नहीं था। तो पुरानी किताबें दरवाजा दरवाजा ऐसे खुलती जाती हैं, खिड़कियां खिड़कियां खुलती जाती हैं और आप उनको नए सिरे से देखते हैं। तो आज जिस किताब की बात मैं कर रहा हूं, वो रसूल हमजातों की किताब है, मेरा दागिस्तान। बड़ी मशहूर किताब है। असल में सोवियत साहित्य ने, एक दौर में सोवियत संघ ने हमें दुनिया का महानतम साहित्य बड़ी सस्ती दरों पे सुलभ कराया। टॉल्स्टॉय, चेखव, तुर्गनेव, दोस्तोयस्की, इन सबको मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे लिए तो ये हिंदी के लेखक रहे, क्योंकि मैंने इनको हिंदी में पढ़ा। ये सूची और लंबी हो जाती है, गोगोल तक जाती है, ऑस्ट्रोस्की तक जाती है। तुर्गनेव का शायद नाम मैंने लिया, गोरकी छूट गया था, गोरकी तक जाती है, और भी लोग हैं। खैर, रसूल हमजातो बाद का लेखक है। रसूल हमजातो को शायद कहा गया कि अपने गांव दागिस्तान पे एक किताब लिखें। दागिस्तान कॉकेसस की पहाड़ियों के पास बसा एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, अजरबैजान और जॉर्जिया की सरहद पर। और कहते हैं कि वहां से 1800 नदियां निकलती हैं। तो एक ऐसे हरे भरे प्रदेश से ही ऐसी उर्वर कल्पना वाली किताब आ सकती थी, जैसी ये है मेरा दागिस्तान। मेरा दागिस्तान क्या है? ये किताब दागिस्तान के बारे में बताने के लिए लिखी गई, लेकिन लेखक बड़े खास अंदाज में शुरू करता है। वो पहले एक आध भूमिकाएं डालता है, कविता की पंक्ति डालता है। जैसे इसका एक उदाहरण तो जहां से किताब शुरू होती है, बिल्कुल वो उद्धृत करने लायक है। अगर तुम अतीत पे पिस्तौल से गोली चलाओगे, तो भविष्य तुम पर तोप से गोले बरसाएगा। क्या उदाहरण है! अतीत को तुम कुचलोगे तो भविष्य भी तुम्हें कुचलेगा। ये अबू तालिब के नाम से उद्धृत है। अब अबू तालिब ये वो नहीं है जो मोहम्मद पैगंबर के चचा कहे जाते हैं। ये उसी गांव के एक ऐसे शख्स मुझे लगते हैं जो खूब पढ़े लिखे हैं, जो बार बार इनको तरह तरह के अनुभव से जोड़ते रहते हैं। अबू तालिब के और भी किस्से हैं। तो ये किताब दागिस्तान के बारे में लिखने के लिए शुरू की गई, लेकिन शुरुआत कहां से होती है कि भूमिका कैसे लिखी जाए। और भूमिका कैसे लिखती है, शुरू कैसे होती है कि जब आंख खुलती है तो बिस्तर से ऐसे लपक कर मत उठो मानो तुम्हें किसी ने डंक मार दिया है। तुमने जो कुछ सपने में देखा है, पहले इस पर विचार कर लो। ये एक जगह की भूमिका की जगह। फिर वो हेलीकॉप्टर की, जहाज की और उकाब की, बाज की बात करते हैं कि जहाज बहुत शोर करके उड़ता है, हेलीकॉप्टर तो भी दूर दौड़ नहीं लगाता है, लेकिन उड़ता है वो भी। बाज सीधे आसमान में पहुंच जाता है। अच्छी किताब का आरंभ ऐसे ही होना चाहिए उनके हिसाब से। असल में ये पूरी किताब जैसे प्रतीकों और बिंबों के बीच है। बाज की बात, हवाई जहाज की बात और हेलीकॉप्टर की बात करते करते वो संगीतकार पे चले आते हैं, गायक की लय पे चले आते हैं। फिर वो विचारों और पेड़ों पे चले आते हैं, अबू तालिब पे चले आते हैं। और देखिए उसमें लोक कहानियां, लोक विश्वास किस तरह दाखिल होते जाते हैं। अबू तालिब ने कहा है कि पुस्तक की भूमिका तो वही तिनका है जो अंधविश्वासी पहाड़िन पति के भेड़ का खाल का कोट ठीक करते हुए दांतों तले दबाए रखती है।
तो और उसमें और दिलचस्प बात है, मैं उस आदमी के समान हूं जो अंधेरे में ऐसे दरवाजे को खोज रहा है जिसमें दाखिल हुआ जा सके, या उस आदमी के समान हूं जिसे दरवाजा तो मिल गया है मगर जिसे विश्वास नहीं कि उसमें दाखिल हो सकता है या उसे उसमें दाखिल होना चाहिए या नहीं। वो दरवाजे पे दस्तक देता रहता है, ठक ठक। इसके बाद अचानक वो तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे वो पूरे दागिस्तान को अपने साथ लिए चलते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि दागिस्तान कितना बड़ा है, दागिस्तान के लोग कैसे रहते हैं। बस वो उनको पुकारते चलते हैं कि मांस उबालना चाहते हो तो चलो, उठने का वक्त हो गया है, जई पीसनी है तो मजे में सोए रहो, तुम्हारा बूढ़ा अगर जो है पीने का इरादा रखता है तो पड़ोसी को भूल मत जाना। वो ये भी लिखते हैं कि मुझे तो लगता है कि ईश्वर भी कुछ लिखने के पहले एक सिगरेट की कश लेता होगा। तो एक ऐसा शख्स भूमिका के बारे में, बाकी चीजों के बारे में लिख रहा है जो असल में एक इलाके की किताब लिख रहा है, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से लिख रहा है, बताता हुआ कि वो जो है ये दागिस्तान के बारे में नहीं लिख रहा है। जो कुछ लिखा जा रहा है दागिस्तान के बारे में लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ इस तरह की किताब कैसे लिखें, भूमिका में क्या लिखा जाए, पिताजी क्या कहते थे। पिता के बड़े दिलचस्प उदाहरण हैं। फिर है कि पुस्तक का जन्म कैसे हुआ, कहां लिखी गई। शुरुआत करते हैं फिर कि पालने पे जो आलेख है, पालने पे टिप्पणी लिखी हुई होगी, छोटे बच्चे भी बड़े सपने देखते हैं। बसंत के दिनों की बात आती है, संपादकों और लेखकों पे दिलचस्प टिप्पणियां मिलती हैं किताब के विषय के बारे में, किताब जब लिखी जाती है तो क्या ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि ये सिर्फ एक बहाना है, एक चिलमन है, एक ओट है जिसके सहारे, जिसको खोलकर किताबों के बरक के सहारे एक बड़ी दुनिया को हमारे लिए ये खोलते हैं रसूल हमजा। तो किताब का नाम कैसे रखा जाए, किताब का भाव क्या हो, भाषा क्या हो, विषय कैसे किसी किताब का चुना जाता है, विधा क्या हो, शैली क्या हो, इतनी सारी बातें कि आप हैरान रह जाएंगे। और तरह तरह के प्रसंग और विषयों के बारे में, लेखकों के बारे में एक दिलचस्प उदाहरण मुझे मिला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिभाशाली लेखक मुंह लटकाए दिखते हैं और प्रतिभाहीन लोग सीना ताने घूमते हैं। ऐसा तब होता है जब लेखक के नेक इरादों को ही महत्व दिया जाता है, मगर उसकी किताब कैसी बन पड़ी है, उसके लेखक में कितनी प्रतिभा है, लेखन कला में वह कितना पारंगत है, इसका गंभीरता से मूल्यांकन नहीं किया जाता। ऐसी स्थितियों में गुरु ज्यादा और चेले कम, माल से ज्यादा ग्राहक, लेखकों से ज्यादा बक्कू हो जाते हैं। प्रतिभाशाली और प्रतिभाहीन लेखकों के बीच का ये जो फर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। मौलिकता पे, मतलब मौलिकता बनती कहां से है। एक तो पहली बात ये कि पूरी किताब लोक जीवन के अनुभवों से, किस्सों से, कई बार एक दूसरे को काटते किस्सों से बनी है। ऐसा लगता है जैसे हम जो पढ़ रहे हैं पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। एक आदमी हाथ पकड़ के मैदान में हमें दौड़ाए जा रहा है, कभी वो नदी में उतार देता है, कभी पहाड़ पे ले जाता है, कभी गांव के चौपाल पे खड़ा कर देता है, कभी वो घर में अपने ले जाता है, कभी वो अपने पिता से मिलवाता है। पिता क्या कर रहे हैं, पिता दांत बदलवा रहे हैं, उनका एक दांत टूट गया है। अब वो पूछता है कि लोहे का दांत लगा दूं, इस्पात का दांत लगा दूं, सोने का दांत लगा दूं। पिता बोलते हैं कि ऐसा दांत लगाओ जो दांत अलग से नजर ना आए, नहीं तो होगा ये कि मैं ही बिल्कुल कुदरती दांतों जैसे लगा दो। ऐसे दांत लगवाने को तैयार हूं जिसे ये न पता चले कि वे नए हैं, क्योंकि दांत मेरे चेहरे पे हावी हो जाएंगे अगर मैं दूसरी तरह का कोई दांत लगवाऊंगा। फिर वो भी लेखक हैं, हमजात उनका नाम है, और वो भी लेखक हैं। और वो कहता है एक जगह कि जब वो कविता पे बात करते हैं, नकली दांत उनके लिए एक उपमा बन गए हैं कि इनकी कविता में मुझे नकली दांत चमकते दिखाई पड़ रहे हैं जब किसी कविता में मौलिकता की कमी आती है।
एक जगह और दिलचस्प प्रसंग वो उठाता है कि उनके पिता की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर पढ़ने के लिए वो कुछ कविताएं लेके आए हैं, लेकिन अचानक वो पाते हैं कि उनका चश्मा खो गया है। अब एक आदमी को, एक नौजवान को दौड़ाया जाता है घर कि तुम जाके चश्मा ले आओ, लेकिन इस बीच अबू तालिब उनको अपना चश्मा देते हैं कि तुम इसको पहन के पढ़ो। चश्मा लगभग ठीक ठीक आ जाता है, लेकिन पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़े अनिश्चय, थोड़ी मुश्किल के बीच वो अपनी ही कविता पढ़ रहे हैं। तब तक उनका चश्मा आ जाता है। फिर वो अबू तालिब का चश्मा हटाकर जब अपना चश्मा पहनते हैं तो उसके बाद उनका आत्मविश्वास लौट जाता है, उनका अंदाज लौट आता है, उनकी कविता का रस लौट आता है। वो कहते हैं, वो अबू तालिब फिर पूछता है उनसे, क्या मेरा चश्मा कुछ बुरा था? वो बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है, मगर फिर भी वो तुम्हारा चश्मा है। हर आदमी की अपनी आंखें हैं और चश्मा भी अपना ही होना चाहिए। तो अपने चश्मे की बात, लेकिन अपना चश्मा आता कहां से है? ये जीवन से ही आता है। लोग जीवन से, अनुभवों की दुनिया से, घर परिवार सब कुछ को एक ढंग का समझने से आता है, उसको महसूस करने से आता है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें ऐसी मौलिकता, ऐसी अराजकता, ये सब जो है बिल्कुल गायब हो जाती है। हम अपनी रचनात्मकता से भी बहुत प्रेम नहीं करते हैं। वो एक कुम्हार का किस्सा सुनाते हैं कि कुछ कुम्हार जो थे वो अपनी मिट्टी की बनाए बर्तन शहर में बेचने जा रहे थे। बीच में कुछ शरारती लड़के मिलते हैं, वो उनसे वो बर्तन खरीद लेते हैं। कायदे से इन लोगों को ये बर्तन बेच के लौटाना चाहिए था, पैसे मिल गए हैं इनको, लेकिन होता ये है कि वो कुम्हार रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि लड़के जो हैं बर्तन को एक तालाब में किनारे रखकर पत्थर मारने का अभ्यास कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन उनको तोड़ते जा रहे हैं। ये नाराज होते हैं कि इन सुंदर बर्तनों को आप इस तरह नहीं तोड़ सकते हैं, तुमने पैसा दे दिया तो क्या हुआ? ये मिट्टी तैयार करने में, इसे गूंथने में, सुंदर बर्तन बनाने में ये हमारी मेहनत लगी है, हमारी आस्था लगी है। तो सारे बर्तन वो छीन लेते हैं, उनको उनका पैसा लौटा देते हैं। तो कलाकार की ठेस का मामला हो, संबंधों का मामला हो, और एक पूरे जीवन को, भाषा की भी बात है। अभी वो हिस्सा मुझे नहीं मिल रहा है। एक माँ है जो मॉस्को गए अपने बेटे के बारे में पूछती है कैसा है वो, तो पता चलता है कि वो अपनी भाषा गांव की भूल गया है। तब वो बोलती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना है। अगर वो अपनी भाषा ही भूल गया, माँ को ही भूल गया, तो उसको क्या याद है? तो ये जो पूरी किताब है, मैं बार बार आ रहा हूँ, नए फ्लैट के लिए, नए ढंग के लिए, नए जीवन के लिए, मौलिकता की एक दिलचस्प आख्यान है, जिंदा दिली का एक कमाल का नमूना है। और सबसे बड़ी बात, लेखन के शिल्प को लेके एक अनूठी बात इसमें है। आप देखिए कि सोवियत संघ में एक ऐसी किताब लिखना आसान काम नहीं था जो बहुत ज्यादा प्रयोगात्मक हो, तरह तरह की बंदिशें थी। क्या दुर्भाग्य के सोवियत संघ ने अपने लेखकों को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन उन लेखकों को जो सोवियत के इस एरा के पहले के थे। बाद के दौर में बड़े लेखक कम हुए, जो हुए उनको रूस छोड़ना पड़ा, और भी हुए ठीक है, लेकिन उसके बीच एक लेखक ऐसा हुआ जिसने अपनी सीमाओं से बाहर आने का एक दिलचस्प रास्ता खोजा। इसने अपनी सीमाओं को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसी अनूठी किताब रच दी जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। दुनिया में तमाम तरह के विषयों पर किताबें लिखी जाती हैं, ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी जो किताब के बारे में हो, और किताब के बारे में, किताब लिखे जाने के बारे में हो, और किताब लिखे जाने के बारे में होकर भी वो एक इलाके के बारे में हो, लेकिन उस इलाके के होकर भी उससे बाहर जाती हो, विश्व जनीन हो जाती हो, वो परंपरा की, लोक कथाओं की, वहां की पूरी बात करती हो, लेकिन मौलिकता पे उसका खास जोर हो, वो पढ़ने की बात करती हो,
लेकिन अनुभव को बहुत मूल्यवान मानती हो। तो एक ऐसी किताब जिसको पढ़कर आप आनंद ले सकते हैं। ज्ञान लेने की बात मैं नहीं बोलूंगा, रसूल हमजा तो भी नहीं बोलता, वो भी नहीं कहता कि ज्ञान लो। ज्ञान लेने और देने की चीज नहीं होती है, उसको हम अर्जित करते हैं अपने अनुभव से। हम जो पढ़ते हैं, जो जीते हैं, उसके बीच कोई चीज बनती है जिससे हम, जिसको हम ज्ञान बोले, अनुभव बोले, वो चीज होती है। तो ये किताब मेरा दागिस्तान आपको एक अलग तरह का अनुभव देगी, जीवन के बारे में, लेखन के बारे में, समाज के बारे में नए ढंग से कुछ बताएगी, ये भरोसा मुझे है। शुक्रिया।